Hello students, today we're going to discuss about the induction motor principle. Lately we have been discussing about synchronous motor and now we will start this new topic. और इंडक्शन मोटर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल मशीन है बिकॉज ड्यू टू द वाइड एप्लीकेशन ऑफ दिस मशीन इन ओवरऑल आवर डेली लाइफ ना सिर्फ ये कि फॉर द रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स जो हैं ये बहुत वाइडली यूज़ की जा सकती हैं. फॉर क्लैरिटी पर्पसेस आई विल ट्राई टू राइट इट एज थ्री फेज इंडक्शन मोटर बिकॉज क्योंकि हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स भी होती हैं और वो भी काफ़ी वाइडली यूज़ की जाती हैं. सो आई वुड लाइक कि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वो मेंशन करें. सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर. सो बिफोर वी कंटिन्यू आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा कुछ बेसिक्स से इसको डिस्कस करें. There are many methods or ways by which I can basically explain the principle of or working principle of induction motor. But I would like के जो basic principles जो कोई भी electrical इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो ड्यूरिंग दी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन सीखता है उनको यूज़ करते हुए जो है मैं ये एक्सप्लेनेशन डिवाइस करूँ. तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डिस्कस होती है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड इन ऑल द बुक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स. इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स तो इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसमें बेसिकली देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर. फर्स्ट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, and second is called the conductor. So as far as the magnetic field is concerned, तो normally जो हम magnetic field की बात करते हैं वो तो obviously due to ऐसे some materials जो जिनके अंदर magnetic properties होती हैं वो magnetic field create करते हैं. लेकिन जब हम electrical machines की बात करते हैं तो magnetic field जो है is directly result of electromagnetism. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो बेसिकली फंडामेंटली एक बड़ा बेसिक सा लॉ है जिसके ऊपर वर्क करता है कि व्हेन एवर ए करंट दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो इस बेसिक से लॉ पे एग्जिस्ट करता है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है. जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के दो स्टेटसेस हो सकते हैं. ए या तो विदाउट करंट यानी विदाउट करंट यानी कैरिंग करंट विदाउट कैरिंग करंट, और सेकंड जो है वो ये कि कैरिंग करंट. तो जब भी हम बात करेंगे तो आई वुड बी कंसिडरेट अनफ कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो हमने कंडक्टर कंसिडर किया है उसके अंदर जो है वो करंट चल रहा है या करंट नहीं चल रहा है. ये बेसिकली थोड़ी सी जो है बेसिक्स होंगी जो होंगी. बाकी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे जो जिसमें फंडामेंटली आपके पास मोटर का प्रिंसिपल है, जनरेटर का प्रिंसिपल है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लेंज़ेस लॉ है, और थोड़े से जो एसी मशीनरी में जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल यूज़ होते हैं जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम यूज़ करेंगे. टू स्टार्ट विद इंडक्शन मोटर जो है अगर हम एज़ पर कंस्ट्रक्शन देखें तो जो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर है हमारे पास, थ्री फेज़ इधर लिख लें, थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर, इसके बेसिकली प्राइमरी दो पार्ट्स होते हैं. वन इज़ कॉल्ड द स्टेटर एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड द रोटर, ठीक है. और स्टेटर के ऊपर जो है हमारे पास नॉर्मली जो हमारे पास होती है स्टेटर पे एक थ्री फेज़ वाइंडिंग होती है. नॉर्मली ये जस्ट सिमिलर एज सिंक्रोनस मशीन्स के अंदर जो वाइंडिंग यूज़ की जाती है वो यहाँ पर भी यूज़ की जाती है. इसको स्टेटर कहते हैं. स्टेटर भी इसकी स्टैटिक होता है, मूव नहीं कर रहा होता. सो इन एसी मशीनरी इसको स्टेटर कहलाता है. तो इसके अंदर एक थ्री फेज़ वाइंडिंग होती है, ठीक है. और जब हम रोटर की बात करते हैं तो इंडक्शन मोटर के केस में हमारे पास दो टाइप्स के मोटर्स होते हैं. वन इज़ कॉल्ड दी स्केरल केज रोटर, स्केरल केज रोटर कहलाता है, एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड द वाउंड रोटर. दोनों
जो जो रोटर्स होते हैं इनमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि स्क्विरल केज में तो हम सिर्फ सिंपल कंडक्टर्स यूज़ करते हैं कॉपर का, या ये हमारे पास बार्स होती हैं, कॉपर की हो सकती है, एलुमिनियम की हो सकती है, किसी मटेरियल की हो सकती है। तो ये यहाँ पे आपके पास बार्स होती हैं जो डिफरेंट मटीरियल्स हो सकती हैं, जैसे कॉपर है या एलुमिनियम है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए बार्स होती हैं, फिर उनको एंड रिंग्स की मदद से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। वाउंड रोटर्स में आपके पास वाइंडिंग होती है, और नॉर्मली आपके पास 3 फेज़ वाइंडिंग होती है जो इसमें एग्जिस्ट करती है। पेक्यूलियर बात जो इंडक्शन मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो दोनों रोटर कंस्ट्रक्शंस होती हैं इसके अंदर जो है वो सर्किट क्लोज्ड होता है, सर्किट क्लोज्ड होता है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि जी रोटर के जो पास हमारे पास जो दोनों कंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती हैं उन दोनों में सर्किट क्लोज होता है, यानी कि अगर हमारे पास स्क्विरल केज कंस्ट्रक्शन है उसमें तो वैसे ही तमाम बार्स को जो है वो शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स। और अगर आपके पास वाउंड रोटर होता है तो स्लिप रिंग्स के ऊपर जो कार्बन ब्रशेस लगी होती हैं उसको आउटर सर्किटरी से कंप्लीट कर दिया जाता है, वो रेजिस्टेंसेस वगैरह लगा के सर्किट क्लोज होता है। यानी उसके अंदर सर्किट क्लोज होने का मतलब ये है कि इन केस कि अगर उस रोटर के अंदर कोई इंडक्शन होगी तो देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट। इंडक्शन मोटर में जो एक ख़ास बात है, यानी अगर यहाँ पे एक सवाल आ जाए कि जी व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड ए डीसी मोटर, तो जो डीसी मोटर होती है, डीजल मोटर के अंदर जो है आपके पास इंडक्शन भी होती होगी, लेकिन आपके पास प्राइमरी जो है वो कंडक्शन होती है, क्योंकि जो उसका आर्मेचर होता है इट इज़ बेसिकली आर्मेचर, और आर्मेचर के में जो कनेक्टेड होता है वो कम्यूटेटर से होता है, और कम्यूटेटर जो है वो उस पर रिज़ाइड कर रही होती हैं ब्रशेस, और ब्रशेस जो हैं वो आउटर जो सर्किट होता है उससे कनेक्टेड होती हैं। तो इसके अंदर प्राइमरीली जो मैकेनिज़्म है करंट फ्लो के लिए वो जो है कंडक्शन है। वेरेज जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो इसके अंदर जो प्राइमरी कंसर्न है वो इंडक्शन है। अब इसका क्या मतलब है, ऑब्वियसली कहेंगे सर ये इंडक्शन मोटर इसका नाम है तो ये इंडक्शन का प्राइमरी दिस इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसकी वजह ये होती है कि देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन रोटर एंड स्टेटर। ठीक है, डीसी मोटर में ना आपके पास जो फील्ड और आर्मेचर जो होता है वहाँ पर इसको डिफरेंटली कहता है। फील्ड वहाँ पर स्टैटिक होती है और आर्मेचर मूविंग होता है, उनके दरमियान एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। जैसे मैंने बताया कि आर्मेचर जो है उसके ऊपर कम्यूटेटर प्रोवाइडेड होता है, और कम्यूटेटर के ऊपर ब्रशेस रिजाइड करती हैं, और ब्रशेस जो हैं वो आउटर सर्किटरी से कनेक्ट कर देती हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है आपके उसके स्टेटर और जो आपका रोटर है उसके दरमियान। वेयर एज जब हम इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन रोटर एंड स्टेटर। तो आपको बस ऑब्वियसली जहन में आएगा कि फिर पावर कैसे फ्लो करती है, तो प्राइमरीली इंडक्शन के थ्रू फ्लो करती है। और इसके अंदर जो सबसे फंडामेंटल लॉ यूटिलाइज होता है दैट इज़ कॉल्ड द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस लॉ को यूज़ किया जाता है प्राइमरीली, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये लॉ यूज़ हो रहा होगा। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड है, अगर आपके पास ये बैकग्राउंड होगी तो इट विल बी ईजीली आप इस जो मैं आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको समझ सकेंगे। ठीक है, तो वैसे तो एक्सप्लेनेशन बुक्स में 2-3 तरीके से मिल जाता है, लेकिन प्राइमरीली मैं इस मेथड को इस वे को इसलिए यूज़ करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स हैं उनको एक बार रिमाइंड करते हुए स्टूडेंट को अगर इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल है वो समझाया जाए तो एक तो ये कि स्टूडेंट को काफ़ी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि जो उसने प्रिंसिपल्स सीखे हुए हैं, जो अर्ली वो सीख चुका होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के कोर्सेज़ के अंदर या इंटर की फ़िज़िक्स के अंदर अगर उसने कोई चीज़ें सीखी हुई हैं तो उसके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जी आया वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूटिलाइज़ भी होते हैं कि नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये चीज़ डिस्कशन की जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस के जी जो पढ़ाया जाता है उसकी एप्लीकेशन नहीं होती।
तो वो तमाम प्रिंसिपल्स जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई होंगे एंड वी विल सी के किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दोज प्रिंसिपल्स वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन दी ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपके पास जो इंडक्शन मोटर का स्टेटर है, जैसे मैंने इसमें बताया, सो वी स्टार्ट विद इंडक्शन मोटर स्टेटर, इंडक्शन मोटर स्टेटर। सो स्टेटर जो है उसको, चूँकि मैंने जैसे शुरू में बताया था कि उसके अंदर एक 3 फेज़ वाइंडिंग होती है, उसको हम देते हैं 3 फेज़ बैलेंस्ड एसी सप्लाई। ठीक है जी, इससे हम स्टार्ट करते हैं। हम 3 फेज़ बैलेंस एसी सप्लाई जो है वो हम स्टेटर को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसी मशीनरी वो इन्वॉल्व हो जाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसी मशीनरी, तो वो क्या है जी? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसी मशीनरी क्या है? बिल्कुल सिंपल है, दैट इज़ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट जो बेसिकली 3 फेज इंडक्शन मशीन पढ़ रहा होगा उसको सबसे पहले जो प्रिंसिपल हाईलाइट होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रिंसिपल हाईलाइट किया जाता है। व्हाट इज़ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रिंसिपल? तो सिंपली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास एक 3 फेज वाइंडिंग है और उसको आप एक 3 फेज सेट ऑफ करंट्स देते हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट दे डिफ़र इन फेज बाय 120 डिग्री। ठीक है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जी अगर आप 3 फेज करंट्स देते हैं, किसको? 3 फेज वाइंडिंग को, तो आपने 3 फेज करंट देना, 3 फेज वाइंडिंग को। अब ये 3 फेज करंट्स हैं किस नेचर के? तो ये प्राइमरीली जो इनकी नेचर है कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, बट डिफ़र इन फेज। छोटी फेज से डिफ़र करते हैं कितना जी? बाय 120 डिग्री। ये जो है ये बेसिक प्राइमरीली जो है आपकी इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि जो 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे होते हैं वो बैलेंस हो, यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और डिफरेंस जो हो उनके दरमियान फेज़ के अंदर जो डिफरेंस हो वो 120 डिग्री का हो। लेकिन प्राइमरी यहाँ पे याद रखें कि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होती है। ये एसी 3 फेज एसी सप्लाई है, ठीक है, किसी भी उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं होती, सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रोल भी बड़ा अहम है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से फ्रीक्वेंसी भी जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। ठीक हो गया जी, तो ये तो जो है हमारी जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब जब हम आप इसको देते हैं, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक प्रिंसिपल है कि जब अगर आप 3 फेज वाइंडिंग को 3 फेज करंट्स देते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और बट दे डिफ़र इन फेज बाय 120 डिग्रीज, तो उसके नतीजे में क्या होता है? सो एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारे पास जो है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अच्छा जी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सेकेंडली इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो थोड़ा सा हमें गया कि दिस फील्ड विल बी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की भी होती है। ठीक है, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसी वक्त भी चेंज नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात ये होती है अगर वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि जो एक ऑब्वियसली क्वेश्चन अराइज करता है किसी भी सुनने वाले के जहन में कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्पीड क्या होगी। तो जो स्पीड जो होती है इसको हम नॉर्मली सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। इसको जो इसकी स्पीड जो होती है उसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं एंड इट इज़ प्राइमरीली गिवन बाय दिस फार्मूला ns इज इक्वल टू 120f/p। इस पर डिपेंड कर रही होती है एन। अब ये ns क्या है?
और सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है और इसका क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड जो है डायरेक्टली रिलेटेड होती है दो चीज़ों के साथ। एफ दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, यानी जो आपने सप्लाई दी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जैसे कि अगर हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो वहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। तो ये बड़ी प्राइमरीली ये जो है ये फ्रीक्वेंसी होती है, कांस्टेंट ही होती है इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। कुछ कंट्रीज़ में ये 60 हर्ट्ज़ होती है, एंड हियर वी हैव 50 हर्ट्ज़। पी को जो अगर हम बात करें तो दैट इज़ नंबर ऑफ पोल्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एन एस फाइंड आउट करना चाहता हूँ फॉर आवर ओन सप्लाई, तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको हाईलाइट होगा जी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड क्या होगी, आरपीएम्स में निकलेगी ये। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास करंटली, चूँकि हम पाकिस्तान की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है, नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो 2 सिंपली। तो अगर मैं इसके अंदर जो है वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूँ तो 120 इंटू 50 एंड दैट इज़ डिवाइड बाई 2। तो ऑब्वियसली 120 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 50 जो है दैट इज़ इक्वल टू 6000, और 6000 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 3000 RPM। सो दिस विल बी दी स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस स्पीड से रोटेट कर रही होगी, ये उसकी रिवोल्यूशंस पर मिनट। यहाँ पे जो मैंने स्पीड जो है वो रिवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से जो है वो इसका यहाँ पे मैंने यूनिट लिया। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, आरपीएस में ले जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो एंगुलर मेथड होता है जिसमें रेडियन पर सेकेंड जो है उसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वी हैव बेसिकली यूज इट ऑन टू। अगर हमारे समझने के लिए आसानी रखने के लिए हमने उसको रेवोल्यूशंस में रख लिया कि इतनी स्पीड के साथ जो है ये रोटेट कर रही होगी, ठीक है। तो ये सर्कुलरली रोटेट कर रही होगी, ठीक है। आपको पता है ये मशीन का स्ट्रक्चर ही सर्कुलर होता है, और उसके अंदर अगर ये जो होगी एयर गैप के अंदर जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस तरीके से रोटेट कर रही होगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक विजुलाइजेशन के एस्पेक्ट्स के लिहाज से बताना चाहूँगा कि हमारा जो मशीन होती है वो नॉर्मली हम उसको सर्कुलर लेते हैं। ये सर्कुलर हमारे पास मशीन होती है, और इसके अंदर जो हमारे पास जो रोटर भी होता है वो भी सर्कुलर होता है, और इसके अंदर जो है हमारे पास स्लॉट्स बनी हुई होती हैं। इन स्लॉट्स के अंदर जो है हमारे पास रोटर के कंडक्टर्स जो हैं वो प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये आपके पास एयर गैप है, दिस इज़ एयर गैप। इधर जो है आपके पास ऑब्वियसली स्टेटर वाइंडिंग भी होती है जो आपने यूज़ की हुई है, और ये जो है हमारे पास रोटर के कंडक्टर्स होते हैं। जस्ट फॉर द पर्पस के थोड़ा सा आपके जहन में रखे। अच्छा, अब क्या होगा क्या कि जब जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो इतनी स्पीड से रोटेट कर रही होगी, अब ये जो हमने सिर्फ इनिशियल बात की है तो इस वक्त मोटर जो है वो एट रेस्ट है, तो कंडक्टर्स जो होंगे क्या होंगे, दे विल बी स्टेशनरी। तो जो पहली जो हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्टेटर पे तो जो है हमने 3 फेज सेट ऑफ करंट सप्लाई किया, और उसके नतीजे में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुई ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और जो उसकी स्पीड है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। लेट सपोज अगर हमारे पास 2 पोल्स हैं तो वो 3000 RPM है, तो इतनी स्पीड से वो रोटेट करी होगी। तो हमारे पास जो द रोटर कंडक्टर, रोटर के अंदर जो कंडक्टर है विल बी एट रेस्ट। सो रोटर के अंदर जो कंडक्टर है वो रेस्ट पे होगा, तो उसकी स्पीड तो ज़ीरो होगी, ऑब्वियसली उसकी कोई स्पीड नहीं होगी, वो ज़ीरो रेस्ट पे होगा। अब होगा क्या कि इसके नतीजे में क्या होगा, ऑब्वियसली जो यहाँ पे जनरेटर प्रिंसिपल जो है वो आ जाता है कि अगर एक कंडक्टर जो है वो एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर के अंडर प्रोड्यूस के अंदर प्लेस्ड है, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो ये क्यों हो जाती है, दिस इज़ बेसिकली द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, व्हेनेवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली वेरिंग का मतलब भी जो है हम रोटेटिंग में लेंगे कि जी रोटेट कर रही है तो वेरी कर रही होगी, एन ईएमएफ इज इंड्यूस इनटू इट। इफ़ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज अ करंट विल बी इंड्यूस्ड ऑल्सो। तो अगर कंडक्टर्स का जो कंडक्टर है उसका सर्किट कंप्लीट है तो उसके अंदर एक करंट भी चलेगा। तो पहली बात तो ये है कि जी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर कंडक्टर में आएगी, ठीक है, आ जाएगी रोटर कंडक्टर में। और रोटर कंडक्टर का अगर सर्किट कंप्लीट है, सर्किट इज क्लोज्ड, तो क्या होगा,
हमारे पास इंड्यूस्ड करंट भी जो है वो फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या है, तो वो हम यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी उसकी अगर मैं फॉर्म लिखूँ तो वो होती है एन डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पर ये चीज़ें क्या क्या हैं, ये जो ये हमने मैंने वेरिएबल्स मेंशन कर दिए हैं, ये क्या चीज़ें। एन जो है वो नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, ये कितने कंडक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस हैं उसको लिखा गया है। एंड डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी क्या है, दिस इज कॉल्ड rate of change of फ्लक्स लिंकेजेस। ये क्या चीज़ होती है फ्लक्स लिंकेजेस का मतलब ये होता है कि वो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स ही होगा ऑब्वियसली, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ये मुश्तमिल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। वो फ्लक्स जो कट कर रहा हो या लिंक कर रहा हो कंडक्टर को, उसको हम फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। तो वो ऑब्वियसली चूंकि कंडक्टर तो स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या जो लिंकेजेस हैं वो ऑब्वियसली कट कर रहे होंगे और वो चेंज हो रहे होंगे वक्त के साथ साथ कंडक्टर के हिसाब से। तो जब वो चेंज हो रहे होंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगी। हमारा जहन यहाँ पे जाएगा कि जी उस ईएमएफ जो इंड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। हमारे जहन में आएगा जी नेक्स्ट कि जी मैग्नीट्यूड क्या होगा और वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इस लॉ से देखूं तो उसमें दो चीज़ें हैं कि जी नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पे चूँकि नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स तो फिक्स हैं, हमने एक डिज़ाइन कर लिया है, उसके अंदर जो है रोटर कंडक्टर्स की जो तादाद है वो फिक्स है, वो तो हम नहीं चेंज कर रहे, वो तो कांस्टेंट है, तो उसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करता। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस क्या है, किस तरह होता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज जो है वो डिपेंड कर रहा होता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर। तो जो इन दोनों के दरमियान जो मोशन का डिफरेंस है उस पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्लो चल रही होगी तो जो फ्लक्स लिंकेजेस हैं वो स्लोली चेंज होंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस जो होंगे वो कम हो जाएगा। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो रोटेट कर रही होगी तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। फ्लक्स लिंकेजेस बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहे होंगे जो कंडक्टर को कट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है चूँकि रेट ऑफ इसको मैं ये इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस हैं इट इज़ रिलेटेड टू relative motion between conductor and magnetic field, ठीक है। ये बड़ा एक जो है इंटरेस्टिंग एक आपके जहन में रहना चाहिए कि ये आपने ज़रा जहन में रखना है, ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आगे जाके भी जो है वो काम आ जाएगी आपके। तो इट इज़ रिलेटेड टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नीट्यूड है इन रियलिटी वो डिपेंड कर रहा होगा कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है उस पर आपका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंडेंट होगा, ठीक है जी। तो ये अब ये थोड़ा सा, और अगर मैं इस लिहाज से देखूँ तो जिस वक्त रोटर कंडक्टर जो है वो रेस्ट पे होगा उस वक्त ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर रोटर चल रहा होता तो जो रिलेटिव मोशन क्या है, इन दोनों की स्पीड के दरमियान जो डिफरेंस होता वो कम होता। अभी तो ये है कि रोटर का जो कंडक्टर है वो तो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, जबकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3000 आरपीएम से चल रही है, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना हुआ, ऑब्वियसली 3000। तो अगर 3000 हुआ तो दैट इज़ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो इससे ज़्यादा हो। इट विल बी बेसिकली ऑलवेज भी विद इन दिस लिमिट ये होगा, या तो ज़ीरो होगा या फिर ये जो 3000 की मैक्सिमम लिमिट आई है जो हमने अपना केस लिया हुआ है तो वो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक, ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। 3000 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसको सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं, डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ पोल्स पे। अगर आप नंबर ऑफ़ पोल्स इंक्रीज़ कर देंगे तो ये स्पीड कम हो जाती है। अगर मैं उसे 4 कर देता तो ये 1500 हो जाती है, अगर मैं इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर देता तो यही जो स्पीड है ये मज़ीद डिक्रीज़ कर जाती है और कम हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि फ़िक्स है 3000। बहुत से लोगों के जहन में सवाल आ गया होगा कि जी मैं तो उसको 3000 ही का बताया जा रहा हूँ, तो इसका मतलब यही होगा, नहीं, दैट्स नॉट द केस हियर। आपका जो है वो वेरी जो है वो ऑब्वियसली करेगी, डिपेंड करेगी नंबर ऑफ़ पोल्स पे। तो अगर पोल्स ज़्यादा होंगे तो मशीन जो है वो
लेस स्पीड पे चलेगी, इम्पोल्स कम होंगे, तो मोटर की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ रिलेटेड टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन दी कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहाँ पे हो गया। और इस केस के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जी चूँकि ये आपका रोटर जो है वो बिल्कुल ही स्टेशनरी पड़ा हुआ है, सो मैक्सिमम EMF will be induced in rotor conductor। ठीक है जी, तो उसको मैक्सिमम EMF जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। सो एज ए रिजल्ट चूँकि रोटर कंडक्टर का सर्किट जो है वो कंप्लीट है, सिंस दोनों कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, स्केरल केज हो या वाउंड रोटर हो, इन बोथ द केसेस रोटर कंडक्टर जो है या रोटर साइड जो है, सिंस रोटर circuit is closed, there will be induced currents in the rotor। तो चूंकि EMF मैक्सिमम थी तो करंट्स भी हमारे पास मैक्सिमम आएंगे, क्योंकि भाई अगर सर्किट क्लोज है इन दस, अगर हम बात करें स्केरल केज रोटर की बात करें तो उसमें तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होती, बहुत ही मिनिमम रेजिस्टेंस होती है। सो इसके नतीजे में ऑब्वियसली एक ह्यूज करंट करेगा। वेर एज अगर हम वाउंड रोटर की बात करें तो उसकी केस में ये होता है कि उसके केस में आउटर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है अगर हम देखें तो करंट्स थोड़े से कम चलेंगे, यानी कि उनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि यहाँ पे करंट आ जाएगा। अब ये क्या होता है कि जी अच्छा, अगर एक जो है करंट्स जो है वो रोटर सर्किट के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे मैं जो हूँ ना आपको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट बताऊँगा कि पहले हमने बात की थी जनरेटर प्रिंसिपल पे, यहाँ पे जब आप बात करेंगे कि वो बात करेंगे मोटर प्रिंसिपल की, जैसे ही ये करंट आएगा ना तो यहाँ पे मोटर प्रिंसिपल इन एक्शन आ जाएगा। मोटर प्रिंसिपल क्या कहता है, बड़ा सिंपल है, यानी कि मोटर प्रिंसिपल क्या कहता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मोटर प्रिंसिपल ये कहता है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर in the presence of a magnetic field has a force induced on it। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जहाँ पर भी आप स्टडी करें, वेदर यू आर इन द डायरेक्ट DC मशीन्स, वेदर यू आर इन द सिंक्रोनस मशीन्स और यू आर इन द इंडक्शन मशीन्स, जब भी आप जनरेशन की बात करते हैं, जनरेटिंग एक्शन की बात करते हैं, उसके साथ मोटरिंग एक्शन भी जो है वो हमेशा जो है वो इन प्ले आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जब वो करंट उसके अंदर इंड्यूस हो गए हैं, तो चूँकि वो करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, मैंने बताया था कंडक्टर के दो ही स्टेटस होते हैं, या तो वो विदाउट करंट हो या वो विद करंट हो। तो चूँकि अब करंट जो है अब जो कंडक्टर है वो विद करंट है, तो ये मोटर प्रिंसिपल आ गया। और मोटर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड हैज़ ए फोर्स इंड्यूस इनटू इट। सो इसके ऊपर का नतीजा क्या होगा कि जो ये जो कंडक्टर्स थे जो हमने प्लेस किए हुए थे मोटर के अंदर, ये जो मोटर हमने कंडक्टर्स प्लेस किए हुए थे, दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो ऑब्वियसली तमाम कंडक्टर्स फोर्स करते हैं, तो इतनी सारी फोर्सेस लगती हैं, तो एज ए रिजल्ट देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। ये होगी। अच्छा, ये तो हमने निकाल, हमें पता लग गया कि जी मोटर प्रिंसिपल से हमें ये तो पता लग गया कि अमूमन ये फोर्स क्या होती है, आप सबको पता ही होगा। दिस फोर्स इज़ बेसिकली गिवन बाय द प्रिंसिपल कॉल्ड द लॉरेंट्ज़ फोर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ा हुआ ही होता है, बड़ा बेसिक से लॉरेंट्ज़ फोर्स जो है वो कहलाती है। और इसका जो है वो सारा आपके पास हमने पढ़ा होगा, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी में पढ़ा होगा, या अर्लियर आपके पास जो इंटर की जो फिज़िक्स होती है उसके अंदर भी इसका जिक्र होता है, तो वो वहाँ से पता लग गया। तो प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क होगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स और द टॉर्क, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल जो हो जाता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स या जो हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है ये क्या होगी।
ठीक है। पहले अच्छा, डायरेक्शन से पहले ना मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँ कि जो आपके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपके पास ऑब्वियसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो थी, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि एयर गैप के अंदर फ्लो कर रही होती है, इसकी दो डायरेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, एक तो ये है कि इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाए ये, ठीक है, और ये हो सकती है कि ये क्लॉकवाइज हो जाए। तो ये दो डायरेक्शंस होती हैं जो आपके पास हैं, एंटी क्लॉकवाइज और सेकंड क्लॉकवाइज। थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर लेट सपोज हमने यहाँ पे कंसिडर किया, इस केस के अंदर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जी हमारे पास जो है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, लेट सपोज इसके अंदर केस के अंदर हमने उसे कहा वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब आपका मुझे बोलता है कि जी ठीक है, वो तो ठीक है कि वो तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर की के ऊपर, चूँकि अब टॉर्क आ गई है, तो इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, ये सवाल आ जाता है। तो हाउ वी कैन फाइंड इट? ऑब्वियसली हमारे पास समझ आएगा कि यार वी नीड टू फाइंड इट, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा रिलेट करता है कि जो इस पूरी डिस्कशन के अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। इफ़ वी कैन फाइंड इट देन विल ऑब्वियसली बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन और द प्रिंसिपल ऑफ जो है इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक और प्रिंसिपल है जो ऑब्वियसली आपने पढ़ा वही होता है, और मैंने जिस तरीके से कहा कि वो अर्लियर फिज़िक्स के अंदर जो है वो इंटर की फ़िज़िक्स के अंदर भी डिस्कस किया जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द लेंज़ेस लॉ। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल अब आएगा वो दैट इज़ कॉल्ड द लेंज़ेस लॉ। तो लेंज़ेस लॉ क्या कहता है? ठीक है जी, लेंज़ेस लॉ क्या कहता है? लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसकी पोलैरिटी इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट। ठीक है, अब वो हमने ऊपर देख लिया है कि जी हमारे पास ईएमएफ भी थी और उसके नतीजे में करंट भी प्रोड्यूस हुए थे। तो ये कैसे, तो क्या होगा जी, वो करंट प्रोड्यूस करेगी, हाँ ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगी विच अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। सो इट विल बेसिकली ऐसी उसके अंदर जो है ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगी जो अपोज करे किसको? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वो जो आपने मैंने शुरू में बताया था ना, चेंज इन फ्लक्स लिंकेजेस जो हो रही है वो ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं, दैट प्रोड्यूस्ड इट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ईएमएफ इंड्यूस हुई थी कि उसी को जो है उसकी जो जो कॉज है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को वो अपोज करेगी। सो इसका मतलब ये होता है कि लेंज़ेस लॉ को अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। ये सबसे सिंपल है, यानी कि वो क्या करता है कि जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है वो उसी की मुखालफत कर रहा होता है, और वो किस, यहाँ पे अगर हम देखें तो वो वजह क्या है? अब थोड़ा सा होंगे जी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस है। तो उसका मतलब ये हुआ कि कॉज जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस है, और इस चीज़ को मैंने रिलेट किया था relative motion between magnetic field and कंडक्टर से। ठीक है, ये ज़रा सा इंटरेस्टिंग है। तो यानी मैंने उसको रिलेट कर दिया था कि रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर से रिलेट कर दिया था। आप कहेंगे अच्छा जी ये तो आपने तो ये काम कर दिया और ये तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जी ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा, यानी ये जो करंट होगा, करंट जो है जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ, टॉर्क आई है, और टॉर्क जो आई है वो हमें उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो जो करंट इस तरह का प्रोड्यूस हुआ है वो ऐसी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर को अपोज करेगी। तो हमें पता लग गया कि जो ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो क्या करे, अपोज करे किसको? ये जो मैंने रिलेटिव मोशन निकाला है
इसको मोशन करे जो बिटवीन फील्ड एंड कंडक्टर। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है 3000 आरपीएम से, कंडक्टर जो है वो ज़ीरो पे पड़ा हुआ है, 0 आरपीएम पे पड़ा हुआ है, तो इसका दरमियान जो मोशन है वो 3000 है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इसको जो है टॉर्क ने की जो डायरेक्शन है उसने अपोज करना है, ऑब्वियसली जब टॉर्क लगेगी तो कंडक्टर मूव करने लगेगा। तो कंडक्टर ने अगर मूव करना है तो किस डायरेक्शन में करेगा, या तो जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट चलना शुरू कर दे, या उसी की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे। सो ऑब्वियसली जो रिलेटिव मोशन है, यानी इन दोनों के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है, उसको कम करने के लिए सिर्फ एक ही हल बचता है कि आपके रोटर जो है इट शुड but it should move in the same direction as the direction of magnetic field. तो magnetic field की rotating direction क्या है, rotating direction क्या है, anti clockwise. So as a result we conclude conductor will also move in anti clockwise direction, और हम ये भी कह सकते हैं in same direction as rotating magnetic field. क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव मोशन को कम कर रहा होगा। ठीक है, क्यों कर रहा होगा? ताकि उनके दरमियान रिलेटिव मोशन जो है वो कम हो जाए। ठीक है, जब अगर उसी डायरेक्शन में जा रही है, लेट्स सपोज एंटी क्लॉकवाइज जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्टर भी जो है वो इसी डायरेक्शन में जाएगा और उस क्या कर रहा होगा वो, इसके नतीजे में क्या होगा, जो रिलेटिव मोशन हो रहा है जो कि इनिशियली 3000 है, तो जब उसी डायरेक्शन में जाएगा तो 3000 विल स्टार्ट टू डिक्रीज, और इन दिस मैनर इट विल बी अपोजिंग इट, in this manner it will oppose it. सो ये है बेसिकली लेंज़ेस लॉ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बड़ा ये लॉजिकल है। लेंज़ेस लॉ जो है वो बड़ा लॉजिकल इसका आंसर आता है, और ये इसको मैम एक तरीके से जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ए रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल लेंज़ेस लॉ जो है ये बिल्कुल उससे रिलेट कर जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स में हम जब बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे लेंज़ेस लॉ जो है वो बिल्कुल सर्टनली वैसी एप्लीकेशन रखता होता है जैसे कि जो हमारे पास लीनियर लॉज जो होते हैं, लीनियर लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं, उसके अंदर जैसे न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें थर्ड लॉ की हैसियत है। तो लेंज़ेस लॉ जो है इस तरीके से, तो अब ये क्या है कि जो है इसका मतलब जो है कंडक्टर चलना शुरू कर देगा, और किस डायरेक्शन में चलेगा, इन द सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। और चूँकि अभी आप देखेंगे हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है वो तो 3000 आरपीएम है, अभी हमारे कंडक्टर ने चलना शुरू किया है। तो ये बात तो सही है कि वो अपोज कर रहा होगा उस कॉज को, लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखें तो अभी भी उनके दरमियान जो है एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता होगा, और यही डिफरेंस जो है, यानी जो उनके दरमियान जो रिलेटिव मोशन के दरमियान जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, वो चेंज इन फ्लक्स लिंकेजेस क्रिएट कर देता है। तो जब चेंज इन फ्लक्स लिंकेजेस होगा तो फर्दर ईएमएफ इंड्यूस होगी रोटर कंडक्टर्स के साथ, लेकिन अब उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, as rotor conductor starts to rotate in the same direction as magnetic field, the induced EMF magnitude decreases। ठीक है, तो जब EMF जो है हमारे पास डिक्रीज़ करती है, इंड्यूस EMF डिक्रीज़ करती है, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि इंड्यूस EMF डिक्रीज़ कर गई है, तो इंड्यूस करंट्स विल ऑल्सो डिक्रीज़। तो ये जो करंट्स होते हैं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स जो है वो नॉर्मली F = BIL। तो
तो यहाँ पे आप देखेंगे जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है फोर्स पे, लॉरेंस फोर्स के साथ रिलेट कर रहा होता है। ये बड़ा बेसिक लॉ है लॉरेंस फोर्स जो होता है। सो जब करंट कम होगा तो जो फोर्स होगी कंडक्टर के ऊपर वो भी डिक्रीज़ करेगी, और जब वो डिक्रीज़ करेगी तो टॉर्क विल डिक्रीज। अब आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो ये इस तरीके से अपोज कर रहा था कि अब क्या होगा, तो अब टॉर्क डिक्रीज करना शुरू कर देगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जी रहेगी तो सही, जब तक रिलेटिव मोशन रहेगा बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होती रहेगी। तो कब तक रहेगा? जब तक रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड को अचीव ना कर ले। सो द रिलेटिव motion will remain unless rotor achieves synchronous speed। ठीक है, जब तक कि सिंक्रोनस स्पीड को अचीव नहीं कर लेगी तो ये डिफरेंस तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, और इसके नतीजे में क्या होगा, कॉन्स्टेंटली टॉर्क प्रोड्यूस होती रहेगी और जो रोटर की स्पीड है वो इंक्रीज़ करती रहेगी। हाँ, और एक वक्त आएगा कि रोटर की स्पीड जो है वो इक्वल हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड की। सो अब क्या होगा, व्हेन द रोटर विल अचीव द सिंक्रोनस स्पीड, जब रोटर की स्पीड, लेट सपोज रोटर की स्पीड में यहाँ पे कर देता हूँ कंडक्टर की स्पीड या रोटर की स्पीड जो है मैं उसको एन आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इट बिकम्स इक्वल टू एन एस, दैट इज़ द सिंक्रोनस स्पीड, इसके बराबर हो जाती है। तो अब क्या होगा, ज़ीरो, या यहाँ पे ज़ीरो relative motion between rotor and between conductor and magnetic field, between conductor and magnetic field। तो जब रिलेटिव मोशन ज़ीरो हो गया तो जो डी फाई बाई डी टी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस था, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। जब ये ज़ीरो हो गया तो ई इज़ इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। और जब इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब ये हो कि करंट ज़ीरो हो गया, और जब करंट ज़ीरो हो गया तो एफ इज़ इक्वल टू बी आई एल जो हमने लिखा था, ये एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दोस्तों देयर विल बी नो फोर्स ऑन द रोटर। तो जब फोर्स रहेगी नहीं तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब फोर्स नहीं रहेगी तो रोटर विल स्लो डाउन, रोटर विल स्लो डाउन in the absence of force और टॉर्क, यानी वो जो भी फोर्स या टॉर्क जो भी प्रोड्यूस हो रही थी वो ज़ीरो हुई तो रोटर विल स्लो डाउन। एज सून एज रोटर स्लोज डाउन तो क्या होगा, नो लॉन्गर एन आर, दैट इज द रोटर स्पीड, विल नॉट बी इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड, and as a result nr minus ns, that is the relative motion, would be not be equal to ज़ीरो। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे आप ns माइनस एन आर ऑब्वियसली से कम होगी तो ये नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। और जब इन दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन क्रिएट हो गया तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस भी वापस आ जाएगा, और अगर वापस आ गया तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी, फिर दोबारा से रोटर की स्पीड इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी। आप कहेंगे ये तो सर्कुलर हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इन रियलिटी क्या होगा, ये चूंकि प्रोसेस जो है ना ये बार बार हो रहा होगा कि जी दोबारा से रोटर की स्पीड इंक्रीज़ करेगी, दोबारा वो अचीव करेगी सिंक्रोनस स्पीड को। ठीक है, जब वो सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करेगी फिर दोबारा से वो ज़ीरो हो जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया। जब ये ज़ीरो हो जाएगा, ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा, फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, फिर रोटर स्लो डाउन करेगा। तो जब ये रिपीटेडली ये काम हो रहा होगा, रिपीटेडली एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, इन स्टडी स्टेट, जब स्टडी स्टेट अचीव करेगी मशीन, स्टडी स्टेट, ये तो ट्रांजिशन में हो रहा था ना, ट्रांजिटरी था। इन स्टडी स्टेट रोटर विल बी रोटेटिंग एट ए स्पीड
just less than synchronous स्पीड। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है इस पूरे प्रोसेस की इंडस्ट्री के। तो क्या होगा कि जो नो लोड पे आपकी इंडक्शन मोटर है वो रोटेट कर रही होगी एट ए स्पीड जस्ट देन फ्यू आरपीएम्स लेस देन दी सिंक्रोनस स्पीड से पे रोटेट कर रही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल जो है उसको जस्टिफाई करता है कि ऑलवेज इंडक्शन के लिए आपको हमेशा इन दोनों चीज़ों के दरमियान यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और आपके कंडक्टर की स्पीड के दरमियान हमेशा एक डिफरेंस चाहिए होगा। बिकॉज जैसे ही वो डिफरेंस ख़त्म होगा तो फिर इंडक्शन नहीं रहेगी और जब इंडक्शन नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है वो भी ज़ीरो हो जाएगी और मोटर की स्पीड जो है वो रोटर लूज़ करना शुरू कर देगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसी से जो होता है ना, आपको एक बार और मैं डिडक्शन करता हूँ और वो बताता हूँ कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर विल नेवर बी एबल टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड्स, या ये भी कह सकते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड। ये भी इसी से डिड्यूस होता है। आपको ये सवाल भी आ सकता है वाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर डज नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड। तो फिर आप ये सारी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि जो इंडक्शन मोटर है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर कभी भी नहीं चल सकती। ये बड़ा सारा जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यही इसका प्रिंसिपल है। तो हमने देखा किस तरीके से इंडक्शन मोटर जो है ये उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुई एंड एज ए रिजल्ट रोटर स्टार्टेड टू रोटर चलने लग गया और फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उसने स्पीड कैचअप की, वो सिंक्रोनस स्पीड तक गया। देन उसने दोबारा वापस थोड़ा सा कम हुआ और फिर दोबारा चलना शुरू हो रहा है। ऑब्वियसली इन स्टडी स्टेट वो चल रहा होगा स्पीड जस्ट लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। सो दिस एक्सप्लेन्स दी प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। यही है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने देखा किस तरीके से मैंने सारे जो प्रिंसिपल्स थे उनको यूज़ करते हुए ये बड़ी इजीली जो है सारी एक्सप्लेनेशन क्रिएट की। आई थिंक सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू और वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इंडक्शन मोटर और हम इसके जो फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। लेकिन ये जो डिस्कशन मैंने आज आपके साथ की है, जो मेरी वीडियो है, दिस विल ऑलवेज बी द सेंटर पीस के जो भी हमारी डिस्कशन बनेगी उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होगी वो हमेशा इस डिस्कशन की होगी। तो थोड़ा सा अगर आप टाइम दें और इसको पेपर पे लिख के करें जिस तरीके से मैंने किया तो ये पूरा एक रोड मैप बन जाता है जिसकी मदद से आप किसी को भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। द बेस्ट थिंग टू बेसिकली किसी भी चीज़ को सीखने का ये होता है कि यू कैन बेसिकली टीच समवन एल्स अबाउट इट। तो वो आपकी जो क्लैरिटी आती है वो इससे बड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। तो आई होप सो आपने इस सेशन को लाइक जो है यूज़फुल होगा आपके लिए ये सेशन। If you found this session useful, तो please like it and share it among your fellows कि आपको वो जो है वो भी ये चीज़ लर्न कर सकें। Thank you for joining. Take care.